अब हम लोग समझते हैं कि ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट मतलब कि कौन। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट मतलब ऐसा एक पर्सन जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, उस सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, टेक्निकल स्किल्स होगी। ओके। और जो भी वो एक्सपर्ट होगा वो किसी भी फील्ड का, मतलब अगर पैसों से रिलेटेड मैटर है तो हम लोग इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स कमिश्नर, ऐसे पर्सन्स को भी हम लोग एक्सपर्ट बुला सकते हैं। अगर कुछ मैटर लाइक डीएनए का होगा कि मतलब ये बच्चा मेरा है कि नहीं, तो वहाँ पर मेडिकल एक्सपर्ट को बुलाया जा सकता है जो हॉस्पिटल का सबसे सीनियर होगा। तो ऐसे पर्सन्स एक्सपर्ट माने जाते हैं। और कोर्ट में गाइडलाइंस भी दी गई होगी कि उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, उनका एक्सपीरियंस कितने साल का चाहिए, वो एलिजिबल किस लिए हो सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज है। तो वो सारे क्राइटेरियाज को जब फुलफिल करते हैं ऐसे पर्सन को ही एक्सपर्ट बोले जाते हैं। और ये एक्सपर्ट्स का क्या काम होता है, तो जब ऐसे कोई मैटर इन आते हैं कोर्ट के सामने जहाँ पर जज साहब को थोड़ी डिफिकल्टी होती है कि वो कंक्लूजन पे आ नहीं सकते, तो ये लोग एक्सपर्ट को बुलाते हैं ताकि ये जज को हेल्प कर सके एक कंक्लूजन बनाने में। तो ये कोर्ट में आते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं और कोर्ट में एक क्या बोलते हैं उस चीज़ के बारे में एक वाइडर पर्सपेक्टिव देते हैं। और ताकि वो जो मैटर है वो एक्चुअल मैटर क्या है, उसको रिजॉल्व कैसे कर किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें उनको वो समझाते हैं। और हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है उसका एंड पॉइंट क्या है, तो जो भी पार्टी सफरिंग कर रही है उसको जस्टिस मिल तक। तो ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट आते हैं अपनी ओपिनियन देते हैं, तो जस्टिस मिलने में थोड़ी क्या बोलते हैं हम लोग फास्ट हो जाता है। और ये एक्सपर्ट ना थर्ड पार्टी बोले जाते हैं। पहली तो पार्टी मतलब हमारे प्रोसिक्यूशन, डिफेंडेंट्स, प्लेंटिफ, एक्यूज वगैरह से सिविल और क्रिमिनल केसेस में ये दो पार्टीज रहती है। और थर्ड पार्टी पर्सन मतलब हमारे एक्सपर्ट होते हैं। ये जो कोई भी राय देते हैं उनको कोर्ट में एडमिट किया जाता है, इनको इनकी राय को रिलेवेंट भी माने जाते हैं। और ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी में इन्होंने उस फील्ड में मतलब अपना टाइम डिवोट किया होता है। अगर मैं सर्जन हूँ तो मैंने मेडिकल का पढ़ाई किया हुआ है, या फिर मैं डेंटिस्ट हूँ तो मैंने दांतों के बारे में पढ़ा है। और सिर्फ पढ़ा नहीं है, मैंने एक्चुअल में मतलब मैंने अप्लाई किया है, मैंने पेशेंट्स को दवा वगैरह दी है, मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। ऐसा एक पर्सन जिसने उस फील्ड में सीखा है कुछ, अपना ज़िंदगी का टाइम उसने उस चीज़ को सीखने के लिए दिए है, और आज उसके पास उस फील्ड का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और वो कोर्ट के सामने आ रहा है उस चीज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर एक बात नोट कर लो कि ये जो थर्ड पार्टी, ये एक्सपर्ट पर्सन जो कोई भी अपना ओपिनियन देता है, अपनी राय देता है, उसके ही बेस पर जज अपना डिसीजन देता नहीं है। ये ओपिनियन रिलेवेंट है, एडमिसिबल है, लेकिन फाइनल नहीं है। कोर्ट को दूसरे भी एविडेंस को एडमिट करना पड़ता है इसके साथ साथ ही। कि मतलब अगर कोई एक्सपर्ट अपना ओपिनियन दे रहा है तो उसके साथ दूसरे विटनेस भी हमको चाहिए, कि मतलब जिसने वो क्राइम खुद होते हुए देखा, जिसको हम लोग फर्स्ट हैंड विटनेस बोलते हैं। हम लोग को सीसीटीवी फुटेज या डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ एक अकेले एक्सपर्ट के कहने पर किसी इंसान को सज़ा नहीं दी जाती है। एक्सपर्ट पर्सन सिर्फ अपनी राय देता है, वो एक्सपर्ट है ना कोई जज। डिसीजन देना ये जज का काम है, एक्सपर्ट अपना सिर्फ ओपिनियन देने आता है। और जज को वो मदद करता है अपनी जो कोई भी उसने पढ़ाई में वो सीखा है, कोई प्रिंसिपल्स हो तो वो सारे वो जज के सामने एक्सप्लेन करेगा, ताकि जो कोई भी विक्टिम है उसको जस्टिस मिल सके। अब हम बात करते हैं फॉरेंसिक एविडेंस के बारे में। अब ये जो कोई भी फॉरेंसिक डॉक्टर्स रहते हैं ये अपने टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ से वो कई सारी चीज़ें उठाती, उसमें फिजिकल और बायोलॉजिकल ये दो टाइप के एविडेंस मिलते हैं। तो ये कोई भी जो एविडेंस हमें मिल रहे हैं उसको ये डॉक्टर्स ध्यान से कलेक्ट करते हैं, उनको उठाते ठीक से है, फिर उसको वो लोग ले जाते हैं, संभाल कर अपने लैब में रखते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, स्टोरेज करते हैं उसका प्रॉपर। और फिर वो लोग एनालाइज करते हैं, उस पर कुछ टेस्ट करते हैं कुछ केमिकल वगैरह से। और उसके बाद वो कुछ कंक्लूजन करते हैं, जो भी उन्होंने रिसर्च किया उसको वो इंटरप्रेट करते हैं। और जो कोई भी उनका कंक्लूजन आता है उसके बेस पर वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर वो कोर्ट को वो दे देते हैं। अब फिजिकल एविडेंस मतलब कि फाइबर होगा, पेंट होगा, या कोई भी मर्डर वेपन जैसे कि गन हो सकती है, तलवार हो सकती है, चाकू छुरी हो सकती है, या आयरन रॉड हो सकता है, कपड़ा। ओके। तो ये कपड़ा हो गया फिजिकल एविडेंस, और वो कपड़े पर जो खून मिल रहा है वो हो जाता है बायोलॉजिकल एविडेंस। इवन कई सारे डॉक्यूमेंट्स अगर बिखरे पड़े हो तो हम लोग डॉक्यूमेंट भी उठा सकते हैं, डॉक्यूमेंट से ऊपर जो कोई भी फिंगरप्रिंट्स हो गए हम लोग उसकी भी
टेस्ट करा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन पर भी फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं। मोबाइल फ़ोन में जो डेटा होता है उससे हमें जो कल्प्रिट है उसका भी पता चल जाता है। बायोलॉजिकल एविडेंसेस में आते हैं ब्लड, सीमन, सलाइवा। तो ये सारी जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं रेप केसेस में इन सारी चीज़ों का वो टेस्ट करते हैं, और वो लोग विक्टिम और जो एक्यूज़ है उनके सैंपल्स को मैच करते हैं, और तभी वो ऑफेंस एस्टैब्लिश हो जाता है। तो ये आसानी हो जाती है प्रोसिक्यूशन के लिए कि यस दिस मैन वॉज द कल्प्रिट, ही इज़ द रेपिस्ट, तो वो सज़ा मिलने में आसानी हो जाती है। डीएनए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जहाँ केसेस होते हैं पैटर्निटी के। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो मैंने पहले ही कहा था कि फॉरेंसिक साइंस के कुछ प्री इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और ये इन टोटल 7 है। तो एक एक करके हम लोग सारे समझ लेते हैं। पहला है लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। इस प्रिंसिपल के अनुसार हर चीज़ यूनिक रहती है। ओके, हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी एक इंडिविजुअलिटी रहती है, और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। कितना भी आप कॉपी कर लो, कुछ ना कुछ अलग रह ही जाता है। ये प्रिंसिपल ये कहता है ना कि नेचर और ना ही मैन अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है। हर चीज़ की अपनी एक ओरिजिनलिटी, एक अपनी एक पहचान रहती है, और हर जो क्रिमिनल है वो कितनी भी सफाई से क्राइम क्यों ना करे, वो अपने पीछे कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है। सेकेंड है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि वक्त के साथ हर चीज़ बदल जाती है, और वैसे ही क्रिमिनल्स का क्राइम करने का तरीका भी बदल गया है। तो वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है क्राइम करने का तरीका भी बदला जाता है, और अब जैसे कि हम लोग जानते हैं 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन कहते हैं, तो अब कई सारी जो ऑफेंसेस है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी हो जाते हैं। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि पहले मर्डर या थेफ्ट ये केसेस ज़्यादा होते थे, प्रॉपर्टी मैटर्स ज़्यादा होते थे, और अभी हम लोग देखते हैं कि साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि वक्त के साथ साथ क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, क्राइम में वेरिएशन भी देखने को मिल रहे हैं। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। इस प्रिंसिपल का ये कहना है कि मतलब जो दो चीज़ें होगी जो थोड़े थोड़े सिमिलर होगी, ओके ध्यान से समझना, कि जो थोड़े थोड़े सिमिलर हो, ओके कंप्लीटली डिफरेंट भी नहीं, पर जिनमें सिमिलरिटी हो, जो सिमिलर हो सिर्फ वही चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं। एक दूसरा है और जो दूसरा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो ये ऐसे दो कंपोनेंट्स को हम लोग कभी कंपेयर नहीं कर सकते। उनमें कुछ सिमिलैरिटी होगी तो ही हम लोग उनको कंपेयर कर पाएंगे, उनका एनालिसिस करेंगे और एक अपना कंक्लूजन निकालेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। अब प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस ये कहता है कि जो कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया है उसको ठीक से उठाकर उसको ठीक से हैंडल करना है, प्रिजर्व करना है, उसका इंटरप्रिटेशन ठीक से निकालना है, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग उसको सही तरीके से सैंपल नहीं करेंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तो ऑफेंस को हम लोग इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, और थोड़ा सा भी डाउट अगर हो गया तो वो एक्विटल बन जाता है। तो इसीलिए एनालिसिस करना ठीक से बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एक चीज़ पहले हो चुकी हो तो उसके चांसेस है कि वो कई सालों बाद फिर से उसी तरीके से दोबारा रिपीट हो सकती है। मतलब अगर एक देश में भूकंप आया हो तो वो कई साल बाद भूकंप आ सकता है, और जो क्रिमिनल्स है अगर एक बार पकड़ा गया है तो वो फिर से भी क्राइम कर सकता है, जिसको हम लोग रिपीटेड ऑफेंडर्स बोल सकते हैं, कि जिनको आदत होती है कुछ ना कुछ क्राइम करने की, इवन दो वो एक बार पकड़ा गया वो लोग सुधरते ही नहीं है। हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल है फैक्ट्स डोंट लाई। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि भले इंसान झूठ हो सकता है, लेकिन जो क्राइम सीन पे जो बातें जो मिली है, जो चीज़ें हमें मिली है, उनसे हाँ एक कहानी दोहराई जा रही है। ये जो एविडेंस है ये एक साइलेंट ट्रूथ, एक साइलेंट स्टोरी हमें बता रहे हैं। उनको रिक्रिएट किया जाए तो अपने आप में वो पूरा जो सिचुएशन था वो हमें बयां कर सकते हैं कि एक्चुअल में क्राइम हुआ कैसे था, किसने किया था, और जो कोई ऑफेंस के बारे में ये बात कर रहे हैं क्या ये सच है या नहीं, अपने आप में एक कहानी होती है। इवन कोई औरत या कोई मर्द झूठ कह सकता है, लेकिन क्राइम सीन पर जो कोई भी हाथापाई के निशान वगैरह हो वो झूठ नहीं कहती। ये इस प्रिंसिपल का कहना है। लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। इस प्रिंसिपल को दिया था एडमंड लोकर ने। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, और इन्हीं के नाम पर इस प्रिंसिपल को भी जाना जाता है। इन साइंटिस्ट का ये कहना था कि जब भी दो
बॉडीज़ या दो एंटिटीज़ कांटेक्ट में आती है तो उनके बीच में ट्रेसेस म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाते हैं। तो अगर कोई पर्सन एक जगह पर विजिट कर रहा हो तो वो अपना कोई ना कोई सामान छोड़ के जा रहा हो, तो अगर एक पर्सन आ रहा है तो उसके फुटप्रिंट्स हमको मिल रहे हैं। वो कितनी भी सफाई से क्यों ना क्राइम कर रहा हो, वो कहीं तो वो गलती कर दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो छोड़ के जा रहा है। कितना भी वो दिमाग लगा ले, वो अपने से एक गलती कर बैठा है और उसी गलती से वो पकड़ा जाता है। वो जो गलती उसके पीछे छूट जाती है वो ही रहता है हमारा फॉरेंसिक एविडेंस, जिसको हमारे एक्सपर्ट्स उठाते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फिर जाके वो फॉरेंसिक एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी दो एंटिटीज़ कांटेक्ट में आती है तो उनके बीच में एक्सचेंज होता है।